हालांकि नैरेटिव से सहमत नहीं हूँ कि गाहे बगाहे या किसी न किसी रूप में हम जो है धर्म या हमारे आइडल पुरुष या हमारे माइथोलॉजी के बहुत बड़े मतलब इष्ट देव कि हम गाहे बगाहे चर्चा लाएं। अगर राम ही है तो वो तो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी विशेष का पेटेंट कैसे हो सकता है। दूसरा ये कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही चर्चा की जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आप लेते हैं लेकिन उनकी मर्यादा लेते ही नहीं है। आप दो उत्तर प्रदेश में दो बड़े अपराधियों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। ये कौन सा हिंदुत्व का एक महानता थी जो अंडर जुरिस्डिक्शन केस चल रहा है, कोर्ट के सारे मातहत प्रिमाइस में एक प्लॉट बना करके कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया, एक व्यक्ति को कथित रूप से जहर डाल करके मारा गया। इतनी बड़ी अमानवीयता, जैसे कि स्टेट टेररिज्म होता है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम था और वह भी जुरिस्डिक्शन के अंदर था। बहरहाल राम के बहाने हम जो है उसको राजनीति के डोमेन से रखेंगे तो विवादों से मुक्त रहेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा गौरव राष्ट्र का, धर्म का या हिंदुत्व का जो दुनिया में अक्षुण्ण है उस पर डेंट नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं हम इस्लाम पंथियों की कि हर बात में इंसा अल्लाह अल्लाह अकबर जो बार बार में जो वो कहा करते हैं उसको हमने नकल कर दिया कि जय श्री राम करके चढ़ाते हैं और धर्म की डोमेन में जैसे वो राजनीति के डोमेन में धर्म को लाते हैं वही चीज हमने अपना लिया। तो हमें अलग बनना है, हम औरों से ज्यादा अगर महान बनना चाहते हैं तो हमारे सेकुलरिज्म में ही वो छिपा है, हमारी सौम्यता और शालीनता में ही छिपा है। बहरहाल आज के चुनाव में आज की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसकी चर्चा हो, बजाय कि विगत के जितने बड़े राजनीतिक आख्यान है या जेपी लोहियावाद है या इमरजेंसी वाद है वगैरह वगैरह, वो उतना अभी समीचीन नहीं होगा व्याख्या करना। सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक मोदी जो लार्जर देन द लाइफ और ग्रेटर देन के नेशन की जो इमेज बना करके चुनावी मैदान में जो उतरे थे, आखिर किन किन चीजों ने उन्हें जबरदस्त जोल्ट डाला। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि आपका पॉलिटिकल मोरल हाई ग्राउंड यदि कई मामलों में विपक्ष से अव्वल था कि आप डायनेस्टी के खिलाफ थे, करप्शन के खिलाफ थे, आप जो है भाई भतीजावाद के खिलाफ थे, आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते थे, कई सारे चीजों को लेकर के राष्ट्र का दुनिया में आप उत्थान चाहते थे, सब ठीक था। लेकिन आपने राजनीति करने के लिए अपने विपक्षी दलों के साथ जो किस घटिया स्तर की राजनीति की कि शिवसेना को आपने बंटवाया और आप उसके धड़े को मुख्यमंत्री बनाते हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थे कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसके आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीत पवार एनसीपी को तोड़ते हैं, करप्शन का आरोप लगाते हैं, उन्हें ले आते हैं। तो राजनीतिक अवसरवाद का कितना बड़ा तमाचा महाराष्ट्र में लगा है वो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सेल किया आपने आइडिया धर्म का और कहीं ना कहीं आपने केवल मोदी को इमेज बनाया और आप जो एक फेडरलिज्म की जो राजनीति है वह एक व्यक्ति और वन मैन शो की राजनीति पर आ गई कि चलिए आपने मध्य प्रदेश में अपने कप्तान बदल दिया, तो चलिए मध्य प्रदेश का तो गुजराताइजेशन हो चुका है, वहां पर तो आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई। लेकिन राजस्थान में आपने कितने फटीचर व्यक्ति को सीएम बनाया और आज उसका करारा तमाचा जनता ने दिया और वहां का सीएम अब इनएविटेबल है। बीजेपी अगर वह एग्जिस्ट करना चाहती है तो उसे सीएम को बदलना पड़ेगा। ऐसे ही आपने हरियाणा में रातों रात नेतृत्व बदलते हैं, तो चलिए हरियाणा का सामाजिक समीकरण आपके प्रतिकूल था और आपने 2 टर्म वहां पर सरकार बनाई, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप उसके खिलाफ अमित शाह लगे हुए थे और सुनने में आया कि योगी आदित्यनाथ के किसी भी आदमी को टिकट देने में विचार नहीं किया सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शॉकर जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया था किसी एग्जिट पोल में, किसी सोशल मीडिया के धुरंधर पत्रकारों ने भी ये बात नहीं कही, योगेंद्र यादव जिनका अब की सोशल मीडिया के फोरम पर सबसे एक्यूरेट एनालिसिस उभर कर सामने आया है, वह भी मानने को तैयार नहीं थे कि 50 से नीचे सीटें आएंगी। आज उत्तर प्रदेश में तो इतना बड़ा शॉकर लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को पानी पीने मतलब पानी मांगे तो पानी नहीं उसे मिले। और तीसरा एक एनालिसिस आया है कि समाज के अलग अलग सेक्शन में किस तरीके से पार्टी विशेष के प्रति समर्थन है और कैसे समर्थन हटा है, उसका भी एनालिसिस आया है।
अब जैसे सवर्ण तो गाए बगाए भाजपा के साथ रहते हैं। अभी योगेंद्र जी कह रहे थे कि सवर्ण का आरक्षण संविधान विरोधी है, बिल्कुल ठीक है। और वो आरक्षण का फैसला कब लिया गया? जब पिछली बार 2000 आपका ये 24-23 का 18 में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब करीब हार गई और कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री बने, वहां का अपर क्लास बहुत बड़ा असंतोष दिखाया। और एकदम 2019 के चुनाव के ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बात को एक तरह से भांप लिया कि सवर्ण जो हमारा कोर बेस है उसमें असंतोष आया है, और एससी एक्ट आया था, उसको लेकर के भी सवर्णों को बड़ी नाराजगी थी। तो रातों रात आरक्षण संविधान में प्रावधान बदल करके सवर्णों का आरक्षण लाया गया। मैं तो किसी भी तरीके के आरक्षण का विरोधी इसलिए हूं कि मैं उनका हितैषी हूं, क्योंकि वैशाखी पकड़ा करके हम कभी कमजोरों का उत्थान नहीं कर सकते। जो मेन डिस्कोर्स है वो तो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो आरक्षण की बहस, संविधान खतरे में है उसकी बहस, धर्म की बहस, सवर्णवाद की बहस जो चली, आज स्थिति यह है कि जो नरेंद्र मोदी एससी और एसटी की राजनीति अपने राष्ट्रपति बना करके करते थे कि पार्टी के सब लोगों को बुलडोज करके अपने राजनीतिक हित में आप राष्ट्रपति का चयन करते थे, स्पीकर का चयन करते थे कि हम पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में रखें, तो आपने पिछली बार तो एससी को राष्ट्रपति बनाया और कहीं ना कहीं पिछली बार बसपा का वोट और एससी का वोट आपको मिला। इस बार का आपने एसटी को राष्ट्रपति बनाया, तो एसटी की सीटों में मेजोरिटी सीटें इस बार बीजेपी को मिली है, लेकिन एससी की शेड्यूल कास्ट की सीटों में 140 सीट में केवल बीजेपी को 45 सीट मिली है और 90 सीटों का नुकसान हुआ है, और इंडिया ब्लॉक को 80 सीटें ज्यादा मिली हैं। पिछड़ा जिसका कि अभी बीजेपी हितैषी है, क्योंकि पिछड़ा आपका पीएम है, तो मोर और लेस पिछड़ी जो सीट के जितने उम्मीदवार थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को लॉस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल में जब एनालिसिस होगा तो सबसे पहले स्टेट सेंट्रिक एनालिसिस होगा कि आप बंगाल में चाहे कितना भी रेटोरिक दे दें, आप बंगाल के कोर में नहीं घुसे हैं। वहां के हिंदी भाषी बंगाल के जो है और तटवर्ती इलाके के हैं वो भाजपा का भले समर्थक है। बंगाली मानुष आज भी ममता के आधिपत्य में है, ये बात साबित हो गया कि आप वहां का विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। केवल उड़ीसा में भाजपा और नरेंद्र मोदी की जो मतलब की जो हुंकार है वो सीधे सीधे साबित होती दिखी, यानी कि अब एंटी इनकम्बेंसी की अंतिम सीमा जो है आपका नवीन पटनायक पर अब लागू हो चुका है। उनका उम्र, उनका उत्तराधिकारी और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ग्रैब कर लिया। तो कुल मिलाकर के ये पूरे स्टेट वाइज, सामाजिक सेक्शन वाइज राजनीति में अहंकारवाद, जैसे कि आपने आज हेडिंग लगाया है कि अहंकार का फल मिला है, ये सबसे बड़ी पंच लाइन है कि मोदी का अहंकार 7वें आसमान पर जा चुका था कि बेरोजगारी को लेकर पूरे देश में हाहाकार हो रहा है और तुम उसके बारे में पब्लिकली कोई शब्द बोलने को तैयार नहीं हो। आप अगर पॉलिटिशियन और सियासतदान होते तो तुरंत जनता के मूड भाव करके कहते कि अगली बार हम बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, या 50 लाख रोजगार जो सरकारी क्षेत्र में अभी तक भरा नहीं गया है उसको देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी का अहंकार, इतने बड़े चालाक सियासतदान और इतने ज्यादा मेहनती होने के बावजूद उनका अहंकार इस बार उन्हें नुकसान कर गया। और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आपका एग्जिट पोल निकाला गया और जो इंडिया ब्लॉक में जो आत्मविश्वास जो जमीनी लड़ाई से आई, न्याय यात्रा के जरिए आई, वो कल जिस तरीके से उन्होंने आत्मविश्वास दिखाया, मुझे लगता है कि बड़ी तगड़ी फाइट हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब केवल एक ही चीज देखना बाकी है, एक लाइन, लास्ट लाइन, कि नरेंद्र मोदी अब तक तो पूरे ऑटोक्रेटिक तरीके से वन मैन शो होकर के शासन कर रहे थे। आज की स्थिति में जब ये पॉलिटिकल फेडरलिज्म फिर से आ गया है, 98 में वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व था, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इसे कैसे चला पाएगा? फिलहाल तो उनको प्रधानमंत्री के लिए पार्टी उनको सेलेक्ट करेगी या नहीं करेगी यह भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी अनुराग ठाकुर का बयान आ रहा था तो सारे नेता पहले मोदी का नाम लेते हैं, उन्होंने मोदी का सबसे अंतिम में नाम लिया और केवल एनडीए 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 कहे जा रहे थे। तो इशारा काफी है, राइटिंग ऑन द वॉल आ गया है। अब देखिए आगे आने वाले 5 साल भारत की डेमोक्रेसी में कितना दिलचस्प होने वाला है, और संविधान की तमाम संस्थाएं और मीडिया को अब महत्व देना, अब पार्टियों को इस पर सोचना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अखिलेश भाई, अभी क्या ताजा अपडेट है?
नहीं, ताज़ा अपडेट ये जो है, ये तो पूरे मिजाज को खराब कर दिया। ये भाई साहब ने, क्या नाम है, तीर्थराज जी, तीर्थराज जी ने कुछ ऐसी बातें कही कि बड़ा मैं दुखी हो गया। बिहार से आते हैं। तीरथ राज जी बिहार के हैं, वकील हैं यहाँ करकटडुमा में जी। ये जो है ना, बिहार से आते हैं और वो भी वकील हैं, और वकील होकर एक लाइन उन्होंने जो बोला वो तो बड़ा अद्भुत लाइन बोल दिया। मैंने, मेरे लिए बड़ी